कहानी की शुरुआत में टेरा नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि घर पर अकेली होती है। टेरा के घर के लैंडलाइन पर एक कॉल आ रही होती है, पर टेरा उसे नहीं उठाती क्योंकि वो कॉल एक अननोन नंबर से थी। अब टेरा डिनर बनाते हुए अपनी दोस्त एम्बर से मैसेज पर बात करने लगती है। तभी लैंडलाइन दोबारा से रिंग करती है। टेरा परेशान होकर कॉल रिसीव कर लेती है। कॉल पर एक आदमी टेरा से बताता है कि वो उसकी मॉम का एक दोस्त है। टेरा उस अनजान आदमी से बातें करने लगती है। अब वो आदमी टेरा से पूछता है कि उसे कौन सी हॉरर मूवी पसंद है। वो टेरा से पूछता है कि क्या उसने स्टैब देखी है। टेरा के हाँ कहने पर वो आदमी टेरा से पूछता है कि क्या उसे उस मूवी की शुरुआत याद है। वो आदमी उसे बताता है कि मूवी वुड्सबोरो शहर की है जहाँ टेरा रहती है, और स्टैब मूवी की शुरुआत में एक लड़की जो अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती है फोन पर आए एक रॉन्ग नंबर को उठा लेती है और एक साइको किलर से बातें करने लगती है। वो किलर उस लड़की से एक गेम खेलने को कहता है। अब वो आदमी टेरा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक गेम खेलेगी। ये सुनकर टेरा डरकर फोन काट देती है। वो अपने घर के सभी डोर्स को लॉक कर देती है और अपनी दोस्त एम्बर से बताती है कि उसे एक साइको किलर की कॉल आई थी। अब उसकी लैंडलाइन की घंटी दोबारा से बजती है। अब टेरा को डर लगने लगती है। एम्बर टेरा को मैसेज करके कहती है कि टेरा को कॉल उठा लेनी चाहिए। इस पर टेरा उससे पूछती है कि उसे कैसे पता कि उसके लैंडलाइन पर कॉल आ रही है। अब उसकी दोस्त के फोन से रिप्लाई आता है कि वो एम्बर नहीं है, वो मैसेज उसी आदमी ने किया था जिससे टेरा ने कॉल पर बात की थी। अब वो टेरा से कहता है कि अगर उसने कॉल नहीं उठाई तो वो एम्बर को मार डालेगा। अब टेरा भागकर अपना लैंडलाइन फोन उठाती है। उसे लगता है कि एम्बर उससे मजाक कर रही है, पर फोन पर उसी आदमी की आवाज आती है जो कहता है कि उसने एम्बर के फोन को हैक कर लिया है और वो उसे एम्बर की एक वीडियो भेजता है। अब वो आदमी उससे कहता है कि वो टेरा के साथ एक गेम खेलना चाहता है। वो उससे स्टैब मूवी के 3 सवाल पूछेगा और अगर उसने पुलिस को बुलाया या सवाल का गलत जवाब दिया तो उसकी दोस्त मरेगी। वो कहता है कि एम्बर के कमरे में जाने में उसे सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे। अब वो आदमी उससे पहला सवाल पूछता है जिसका टेरा सही जवाब देती है। अब वो आदमी उससे दूसरा सवाल पूछता है कि स्टैब मूवी में वो लड़की कौन थी जिसने फोन उठाया था और कातिल ने उसकी जान ले ली थी। इस सवाल का भी टेरा सही जवाब देती है। अब वो आदमी उससे आखिरी सवाल पूछता है कि स्टैब 1 में कातिल कौन था। इस पर टेरा कहती है वो कातिल बिली लूमिस था, लेकिन वो आदमी टेरा से कहता है कि ये सही जवाब नहीं है क्योंकि मूवी में 2 कातिल थे और उसने दूसरे कातिल का नाम नहीं बताया। अब वो आदमी उसे एक वीडियो मैसेज भेजता है जिसमें वो एक चाकू लेकर एम्बर की तरफ बढ़ रहा है। टेरा एम्बर को बचाने के लिए अपने मेन डोर का लॉक हटा देती है और दरवाजा खोल देती है, लेकिन वो किलर उसके दरवाजे पर ही खड़ा था। वो टेरा को चाकू मारता है। टेरा फौरन दरवाजा बंद कर लेती है और पुलिस को कॉल करती है। तभी उसके घर पर लगा लॉक हट जाता है। अब दोबारा से लैंडलाइन पर कॉल आती है जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि वो घर के अंदर घुस चुका है। वो किलर उसके पीछे ही खड़ा होता है। अब वो किलर उसे दोबारा चाकू मारता है। टेरा उससे लड़ती है लेकिन वो टेरा का पैर तोड़ देता है। वो टेरा को कई बार चाकू से स्टैब करता है। तभी बाहर पुलिस आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होती है समैंथा नाम की एक लड़की पर जो कि अपने बॉयफ्रेंड रिची के साथ होती है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। सैम उस कॉल को नहीं उठाती। तभी उसे वेस नाम के एक लड़के का मैसेज आता है जो कहता है कि उसे टेरा के बारे में कुछ बताना है। सैम के कॉल करने पर वो लड़का उसे बताता है कि सैम की बहन टेरा पर कल रात चाकू से हमला हुआ था। वो उसे बताता है कि टेरा हॉस्पिटल में है। सैम उससे पूछती है कि क्या अटैकर के बारे में उसे कुछ पता चला है, जिस पर वेस कहता है अटैकर ने एक घोस्ट मास्क पहना था। अब सैम रिची से बताती है कि वो वुड्सबोरो जा रही है अपनी बहन के पास। रिची सैम से कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। अब सीन शिफ्ट होती है हाई स्कूल के कुछ बच्चों पर जो कि टेरा के दोस्त थे। ग्रुप में वेस और चैड नाम के 2 लड़के और एम्बर, मिंडी और लिव नाम की 3 लड़कियां थी। चैड और लिव रिलेशनशिप में थे। वेस उन सभी से कहता है कि उन्हें अपने फ़ोन के जीपीएस हटा देने चाहिए क्योंकि शहर में एक साइको किलर घूम रहा है। वेस की मॉम शेरिफ जूडी हिक्स टेरा के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी।
एम्बर चैड के हाथ पर कुछ निशान देखती है। चैड उन्हें बताता है कि उसे फुटबॉल प्रैक्टिस के दौरान थोड़ी चोट लग गई थी। अब वेस्ट सबको बताता है कि टेरा को होश आ गया है। वो सभी टेरा से मिलने हॉस्पिटल चले जाते हैं सिवाय लिव के। उधर रिची और सैम वुड्सबोरो शहर पहुंच जाते हैं। सैम रिची से पूछती है कि क्या उसने स्टैब मूवी देखी है, जिस पर रिची कहता है नहीं। सैम रिची से बताती है कि स्टैब मूवीज इस शहर में हुए हादसों पर बनी है। वो रिची को बताती है कि एक बार बिली लूमिस नाम के एक लड़के ने अपने दोस्त स्टू माकर के साथ मिलकर काफ़ी सारे हाई स्कूल के बच्चों को मार डाला और इसके बाद से ये शहर में दोबारा से होने लगा। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स मास्क लगाकर अपने दोस्तों की जान ले लेते हैं जिससे वो फेमस हो जाएं। अब रिची और सैम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि टेरा के दोस्त वहां पहले से मौजूद हैं। टेरा सैम को देखकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी लंबे अरसे से नहीं मिले थे। सैम टेरा के सभी दोस्तों से मिलती है। सैम रिची से बताती है कि बचपन में वो उन सभी की बेबी सिटिंग किया करती थी। सैम कहती है कि वो आज रात टेरा के साथ ही रुकेगी। रिची भी उनके साथ रुक जाता है। टेरा सैम से बताती है कि वो बहुत डर गई थी। टेरा के दोस्त एक बार में आ जाते हैं जहां एम्बर उन सभी को बताती है कि सैम अच्छी नहीं है। जब टेरा 8 साल की थी तभी उनके डैड उन्हें छोड़कर चले गए थे और जब सैम 18 साल की हुई तब वो अपनी मॉम और टेरा को छोड़कर चली गई। उधर बार में लिव का एक्स बॉयफ्रेंड विंस आ जाता है। वहीं चैड और विंस का झगड़ा हो जाता है। बार टेंडर उन्हें बार से बाहर निकाल देती है। विंस बार के बाहर होता है तभी उसकी कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है। जब विंस अपनी कार के अंदर चेक करता है तो उसे कोई नहीं दिखता। तभी अचानक किलर उसके पीछे आकर उसे मार देता है। किलर में वही घोस्ट मास्क पहना होता है। उधर सैम की हॉस्पिटल में नींद खुल जाती है। रिची भी वहाँ होता है। रिची उसे बताता है कि वो स्टैब मूवी देख रहा है ताकि वो किलर को समझ पाए। अब सैम कुछ मेडिसिन्स लेती है जिससे सैम को हेलुसिनेशन ना हो। ये सैम की एक दिमागी बीमारी थी। मेडिसिन्स लेने के बाद भी उसे बिली लूमिस दिखता है जो उससे कहता है कि वो टेरा को कब बताएगी कि ये सब क्यों हो रहा है। अब सैम का फ़ोन बजता है जिसके साथ उसका हेलुसिनेशन ख़त्म हो जाता है। वो देखती है कि कॉल एम्बर की है। जब सैम कॉल उठाती है तो कॉल पर वही साइको किलर होता है जो सैम से कहता है कि उसे उसका फैमिली सीक्रेट पता है। वो कहता है कि उसी ने सैम को वापस वुड्सबोरो लाया है ताकि वो उसे मार सके। सैम उस किलर को उसके सामने आने को कहती है। तभी वो किलर वहाँ आ जाता है और सैम को मारने की कोशिश करता है। सैम उस किलर से बचकर कैंटीन से बाहर भागती है और मदद के लिए सभी को बुलाती है। तभी पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है। वो जब कैंटीन में जाता है तब वहाँ कोई नहीं होता। वो किलर वहाँ से जा चुका था। अब शेरिफ हिक्स भी वहाँ आ जाती है जो सभी को बताती है कि बार के बाहर उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। फिर सैम पर भी हमला हुआ है। शेरिफ रिची से पूछती है कि हमले के वक्त रिची कहाँ था। रिची कहता है कि वो नेटफ्लिक्स पर स्टैब देख रहा था। अब रिची एम्बर से पूछता है कि वो कहाँ थी, जिस पर शेरिफ उसे बताती है कि एम्बर और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन में थे जहां शेरिफ उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही थी। शेरिफ कहती है कि वो उन्हें प्राइवेट फ्लोर पर मूव कर देगी। अब शेरिफ सैम को बाहर बुलाकर कहती है कि सैम ने अपनी फैमिली को बहुत परेशान किया था। वो उससे कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उसके यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। वापस आकर सैम टेरा से बताती है कि एक बार वो घर के एटिक में गई थी जहाँ उसे उनकी मॉम की एक डायरी मिली थी। सैम ने उस डायरी को पढ़ा था क्योंकि वो अपने मॉम डैड की लव स्टोरी के बारे में जानना चाहती थी। जब सैम ने वो डायरी पढ़ी तब उसे पता चला कि उसकी मॉम जब उसके डैड को डेट कर रही थी तब उनका अफेयर किसी और के साथ था और उसके डैड उसके असली पिता नहीं है। सच जानने के बाद सैम अपनी मॉम के कमरे में गई और उन पर चिल्ला रही थी। उसे नहीं पता था कि डैड उसके पीछे खड़े हैं। उन्होंने सारी बातें सुन ली और गुस्से में आकर उन्होंने उस रात घर छोड़ दिया।
सैम कहती है कि उसकी वजह से उनका परिवार टूट गया था। सैम ने ये बात अपनी मॉम के कहने पर टेरा से छिपाए रखी और वो टेरा से दूर चली गई और ड्रग लेने लगी। वो टेरा से बताती है कि उस रात उसे पता चल गया था कि उसके असली डैड कौन है और वो थे एक किलर, बिली लूमिस। वो कहती है कि ये बात कोई और भी जानता है, इसीलिए टेरा पर हमला हुआ। वो टेरा से ये सब छिपाने के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन टेरा उसे वहाँ से जाने को कहती है। टेरा ये सब सुनकर काफ़ी शॉक हो जाती है। जब सैम बाहर आती है तो वो देखती है कि रिची उनकी बातें सुन रहा था। वो रिची से पूछती है कि उसे ये जानकर डर नहीं लगा कि उसके डैड एक सीरियल किलर थे। वो रिची से शहर से दूर जाने को कहती है, जिस पर रिची कहता है कि वो सैम को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। रिची उससे पूछता है कि वो अब क्या करेंगे। अब हमें शेरिफ डी को दिखाते हैं, जो कि टीवी पर अपनी एक्स वाइफ गेल का शो देख रहे होते हैं। उनकी वाइफ एक न्यूज रिपोर्टर थी। तभी उनके घर के बाहर सैम और रिची आ जाते हैं। शेरिफ डी उनसे बात करने के लिए मना कर देता है, लेकिन जब सैम उसे बताती है कि वो बिली लूमिस की बेटी है, तब वो बाहर आ जाता है। सैम उन्हें बताती है कि वो अपने परिवार को बचाना चाहती है, जिसके लिए उसे शेरिफ डी की मदद चाहिए। आज से कुछ साल पहले बिली लूमिस ने शेरिफ डी को 9 बार चाकू से मारा था, लेकिन शेरिफ डी की जान बच गई थी। अब शेरिफ सैम से पूछता है कि वो रिची को कब से जानती है। वो उससे पूछता है कि क्या रिची तुम्हारे डैड के बारे में जानता था। रिची उससे कहता है कि वो ये सब क्यों पूछ रहा है, जिस पर शेरिफ उन्हें बताता है कि कातिल स्टैब मूवीज का फ़ैन है और स्टैब मूवी में कातिल से बचने के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, अपने प्यार पर कभी भरोसा मत करो। इस बात पर रिची शेरिफ को बताता है कि वो सैम के साथ दूसरे शहर में था जब टेरा पर अटैक हुआ। अब शेरिफ डी उन्हें रूल नंबर 2 बताता है। वो बताता है कि कातिल का मोटिव हमेशा पास्ट से जुड़ा होता है। और रूल नंबर 3, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, कि जो पहला विक्टिम होगा उसका एक फ्रेंड ग्रुप होगा जिसका हिस्सा वो कातिल भी है। अब सैम उससे बताती है कि उसकी बहन का भी एक फ्रेंड ग्रुप है, जिस पर शेरिफ डी कहता है कि कातिल उनमें से ही कोई एक है। सैम शेरिफ डी से उसकी मदद मांगती है, जिस पर शेरिफ डी उसे बताता है कि उस पर 9 बार चाकू से हमला हुआ है। उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका है और वो दोबारा मौत के मुंह में नहीं जाना चाहता। अब सैम कहती है कि अगर कातिल का मोटिव पास्ट से जुड़ा है तो शेरिफ डी की जान को भी खतरा है। अब शेरिफ डी उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। अब हमें सिडनी प्रेस्कॉट को दिखाते हैं, जिसके पास शेरिफ डी की कॉल आती है। अब शेरिफ डी सिडनी से बताता है कि वो सब फिर से हो रहा है और अब तक 3 हमले हो चुके हैं और एक की मौत। सिडनी उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। शेरिफ डी सिडनी से पूछता है कि क्या उसके पास गन है, जिस पर वो कहती है कि वो सिडनी प्रेस्कॉट है, उसके पास गन है। आज से कुछ साल पहले जब बिली हाई स्कूल के बच्चों की जान ले रहा था, तब सिडनी ने ही शेरिफ डी और गेल के साथ मिलकर बिली और उसके दोस्त को मारा था और इस कहानी को खत्म किया था। लेकिन अब वुड्सबोरो में ये दोबारा से हो रहा है। शेरिफ डी सिड से कहता है कि चाहे कैसे भी हालात हों, वो लौटकर वुड्सबोरो नहीं आएगी। अब शेरिफ डी गेल को मैसेज करके घोस्ट फेस के बारे में बताता है। शेरिफ डी अब रिटायर हो चुका था, लेकिन वो सैम की मदद के लिए आ जाता है। वो सभी मिंडी के घर पर आ जाते हैं। बिली ने मिंडी के अंकल रैंडी का भी कत्ल किया था। घर पर टेरा के सभी दोस्त होते हैं, जो सब फिलहाल शक के घेरे में होते हैं। अब सैम कहती है कि उसे सभी को कुछ बताना है। सैम उन्हें बताती है कि वो बिली लूमिस की बेटी है और कातिल उनमें से ही कोई एक है। सैम कहती है कि कातिल ने टेरा पर हमला सैम को इस शहर में वापस लाने के लिए किया। अब एम्बर उन्हें बताती है कि विंस का मर्डर इसीलिए हुआ क्योंकि वो स्टू माकर की बहन का बेटा था। मतलब कि पहले 3 हमले उन लोगों पर हुए जो असली कातिल से रिलेटेड है। अब मिंडी कहती है कि कातिल एक रिक्वेल बना रहा है। वो कहती है कि पिछले साल जो स्टैब मूवी आई थी, वो स्टैब के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगा कि ये ओरिजिनल स्टैब मूवी के आगे बेकार थी, जो कि एक रियल ट्रेजेडी पर बेस्ड थी। वो कहती है कि
कातिल स्टैब 8 से डिसअपॉइंट होकर मूवी का अपना ही एक वर्जन बना रहा है, लेकिन एक रिक्वेल की तरह। मतलब कि कहानी में उसने उन कैरेक्टर्स को चुना है जो कि 25 साल पहले हुई रियल ट्रेजिडी से जुड़े हैं। अब लिव उससे पूछती है कि कातिल का अगला निशाना कौन हो सकता है। वो सभी शेरिफ डी की तरफ देखते हैं क्योंकि वो 25 साल पहले हुई ट्रेजिडी से कनेक्टेड था और वही कातिल का अगला निशाना हो सकता है। शेरिफ डी कहता है कि शायद उसने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। मिंडी कहती है कि कातिल सैम है क्योंकि वो बिली की बेटी है और बिली एक कातिल था। सभी इस बात से सहमत होते हैं। सैम गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। रिची उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इन मूवीज का पहला रूल है कि अपने ग्रुप से अलग मत हो, लेकिन सैम वहाँ से चली जाती है। उधर वेस की मॉम जूडी अपने घर पर होती है। तभी उन्हें मेन डोर के खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने हाथ में एक चाकू उठा लेती हैं और अपने मेन डोर की तरफ बढ़ती हैं। वो देखती हैं कि मेन डोर खुला हुआ है। जब डोर बंद कर वो वापस अंदर जाने के लिए मुड़ती हैं, तभी अचानक वेस वहाँ आ जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर डर गए थे। अब वेस की मॉम कहती हैं कि वो बाहर जा रही हैं और जल्द ही लौट आएंगी। अब वेस शावर लेने के लिए बाथरूम में आ जाता है और अपने फ़ोन को बेसिन पर रख देता है। जूडी कार में होती है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो कॉल उठा लेती है। कॉल पर वही कातिल था जो जूडी से पूछता है कि उसे कौन सी हॉरर मूवी पसंद है, जिस पर जूडी कहती है कि उसे कार्टून और म्यूजिकल फिल्में पसंद है। जूडी एक पुलिस ऑफिसर से टेक्स्ट पर किलर की कॉल को ट्रेस करने को कहती है। किलर कहता है कि वो पुलिस स्टेशन आएगा और जिन 2 लोगों को उसने मारा है उनके बारे में बताएगा, जिस पर जूडी कहती है कि तुमने सिर्फ एक को मारा है। किलर हंसकर कहता है कि जब तक वो उससे मिलेगा तब तक उसका बेटा मर चुका होगा। ये सुनते ही जूडी अपनी कार का सायरन बजाकर गाड़ी वापस मोड़ लेती है और वेस को कॉल करती है, लेकिन वेस उसकी कॉल नहीं देख पाता। जूडी कॉल कर अपने घर पर पुलिस टीम भिजवाने को कहती है। जूडी किलर से कहती है कि वो उसके बेटे को छोड़ दे। वो कहती है उसके बेटे ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। जूडी घर पहुंच जाती है। वो घर के अंदर जाने के लिए भागती है। तभी किलर उसे चाकू स्टैब कर देता है। किलर घर के बाहर ही छुपा हुआ था। उसे लगातार कई चाकू मारता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। उधर वेस शावर लेकर अपना फ़ोन चेक करता है और नीचे आ जाता है। वो किचन में जाकर अपनी मॉम के साथ डिनर करने के लिए टेबल सेट कर रहा होता है। तभी उसे मेन डोर के खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि वो उसकी मॉम है। वो देखता है कि मेन डोर खुला हुआ है। वो मेन डोर को बंद करके जब पीछे मुड़ता है तो घोस्ट फेस उसके सामने खड़ा होता है। वो वेस पर अटैक करता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। जब सैम वेस के घर के बाहर पहुंचती है तो वो देखती है वेस और उसकी मॉम मारे जा चुके हैं। अब वहाँ न्यूज़ रिपोर्टर गेल वेदर्स भी आ जाती है। वो सैम से बात कर रही होती है। तभी वो देखती है कि शेरिफ डी भी वहाँ है। गेल शेरिफ डी के पास जाकर उसे बताती है कि वो यहाँ आई है क्योंकि उसे डी की फिक्र थी और चैनल वाले इस न्यूज़ को कवर करना चाहते हैं। गेल डी से कहती है कि वो इस शादी को टूटने से रोक सकता था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। शेरिफ डी गेल से वादा करने को कहता है। काम खत्म होते ही वो वुड्सबोरो से चली जाएगी। उधर रिची स्टैब मूवी पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी उसे सैम की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि वेस और उसकी मॉम मारे जा चुके हैं। रिची उससे पूछता है कि वो कहाँ है। तभी सैम देखती है कि जो पुलिस ऑफिसर टेरा के साथ हॉस्पिटल में था वो यहाँ है। मतलब टेरा हॉस्पिटल में अकेली है। वो भागकर टेरा के पास जाने लगती है। तभी शेरिफ डी भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। वहीं टेरा को एहसास होता है कि उसके रूम के बाहर कोई है। वो एक व्हील चेयर पर बैठ जाती है और बाहर भागने की कोशिश करती है। तभी हॉस्पिटल की लाइट्स बंद हो जाती हैं। टेरा रूम से बाहर आकर देखती है कि वो पूरे फ्लोर पर अकेली है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। सैम उसे कॉल कर रही होती है। टेरा व्हील चेयर को आगे ले जाती है
जहाँ वो देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर मारा जा चुका है। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो एक रूम में जाकर छिप जाती है। तभी वहाँ रिची आ जाता है। वो कहता है कि सैम ने उसे बताया है कि टेरा अकेली है। तभी उसके पीछे किलर आ जाता है और रिची पर अटैक कर देता है। टेरा वहाँ से भागती है, लेकिन किलर उसके पीछे आ जाता है। वो रिची के फ़ोन पर आ रही सैम की कॉल उठा लेता है और वॉइस चेंजर ऑन कर देता है। वो सैम से रिची और टेरा में से किसी एक को चुनने को कहता है, जिसे वो मारेगा। वो चाकू लेकर टेरा को मारने चलता है। तभी शेरिफ डी वहाँ पहुँच जाता है। वो उस किलर को शूट कर देता है। शेरिफ डी रिची को उठाता है और उसे लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। तभी किलर शेरिफ डी पर अटैक कर देता है। किलर शेरिफ डी को मारने लगता है, लेकिन शेरिफ डी उससे लड़ता है और उस पर गोली चलाता है। वो सभी भागकर लिफ्ट में आ जाते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद होने से पहले शेरिफ डी कहता है कि अगर उसने कातिल के सर पर गोली नहीं मारी तो वो दोबारा आ जाएगा। सैम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शेरिफ डी अपनी गन लेकर लिफ्ट से बाहर आ जाता है और कातिल की तरफ बढ़ता है। वो कातिल पर गन पॉइंट करता है। शेरिफ डी उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कातिल शेरिफ डी को स्टैब कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। अब गेल भी हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है। वो देखती है कि स्ट्रेचर में डी की डेड बॉडी ले जाई जा रही थी। सैम और रिची भी वहाँ थे। वो गेल को संभालते हैं। सैम गेल को बताती है कि शेरिफ डी ने उसकी मदद की थी। गेल कहती है कि काश उसने डी को रोक लिया होता। सैम कहती है कि अगर शेरिफ डी ना होते तो आज उसकी बहन जिंदा ना होती। अब हॉस्पिटल में सिडनी भी आ जाती है। वो डी की मौत की खबर सुनकर वहाँ आई थी। वो एक दूसरे को हक करते हैं। अब टेरा सैम से कहती है कि डैड के घर छोड़ने की वजह सैम नहीं है। सैम कहती है कि वो दोबारा टेरा को छोड़कर नहीं जाएगी। टेरा उसे माफ कर देती है। वो इमोशनल हो जाते हैं। टेरा सैम से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर सैम कहती है कि वो वुड्सबोरो शहर छोड़कर चले जाएंगे। अब सैम, टेरा और रिची हॉस्पिटल से निकलने लगते हैं। तभी सिडनी उनके पास आ जाती है। रिची कार लेने बाहर चला जाता है। सैम सिडनी को बताती है कि वो अपनी बहन को लेकर शहर से दूर जा रही है। सिडनी उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसने भी भागने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कातिल हमेशा उसके पीछे आएगा। अब सिडनी और गेल सैम से कातिल को खत्म करने में उसकी मदद मांगते हैं। सिडनी कहती है कि कातिल ने हमारे दोस्तों को मार डाला और जब तक वो कातिल को मार नहीं देती वो चैन से नहीं बैठेगी। लेकिन सैम उनकी मदद करने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसे सिर्फ अपनी बहन को बचाना है और वो रिची और टेरा के साथ वहाँ से चली जाती है। सिडनी गेल से बताती है कि उसने सैम की कार में ट्रैकर लगा दिया है। उधर टेरा देखती है कि कार में उसका इनहेलर नहीं है। सैम कहती है क्या उन्हें हॉस्पिटल वापस जाना चाहिए। रिची कहता है कि उस मर्डर हॉस्पिटल में वापस जाना ठीक नहीं। टेरा कहती है कि एम्बर के घर पर उन्हें इनहेलर मिल जाएगा और उसका घर रास्ते में ही है। रिची कहता है कि ऐसे रास्ते के बीच में रुकना सही नहीं, कातिल वहाँ जरूर होगा। लेकिन टेरा बताती है कि उसे इनहेलर लेना जरूरी है। उधर हम देखते हैं कि एम्बर के घर पर पार्टी चल रही थी और पार्टी में उनके सभी दोस्त शामिल थे। ये पार्टी वेस की मौत को भुलाने के लिए रखी गई थी। मिंडी एम्बर से बताती है कि बियर कम पड़ रही है, तो एम्बर बियर लेने बेसमेंट में चली जाती है। मिंडी उसे घूर कर देखती है। एम्बर फ्रिज से बियर निकाल रही होती है। तभी अचानक मिंडी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर एम्बर डर जाती है। मिंडी कहती है उसे अकेले बेसमेंट में नहीं आना चाहिए था। अब एम्बर मिंडी से कहती है उसे किसी का पीछा नहीं करना चाहिए क्योंकि किसे पता कातिल कौन है, जिस पर मिंडी कहती है कि वो कातिल खुद है। ये सुनकर एम्बर डर जाती है। मिंडी कहती है कि ये सिर्फ एक मजाक था। वो कहती है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो दोनों बेसमेंट से ऊपर आ जाते हैं। अब चैड की गर्लफ्रेंड लिव उसे उसके साथ ऊपर वाले फ्लोर पर चलने को कहती है, जिस पर चैड कहता है कि वो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उसे थोड़ा सा शक है कि लिव भी कातिल हो सकती है। ये सुनकर लिव गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। उधर सिडनी और गेल सैम की कार का पीछा कर रहे होते हैं। गेल कहती है कि
अगर उसने 25 साल पहले हुई ट्रेजेडी पर बुक नहीं लिखी होती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता, क्योंकि फिर इस पर कोई फिल्म नहीं बनी होती और किलर इससे इंस्पायर होकर ये सब नहीं कर रहा होता। सिडनी कहती है कि ये सब बिली लूमिस ने शुरू किया था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब चैड को लिव की चिंता होने लगती है। वो लिव को ढूंढने उसके पीछे जा रहा होता है। तभी मिंडी उससे कहती है कि उसे अपने साथ हथियार ले लेना चाहिए, जिस पर चैड एक कैंडल स्टैंड उठा लेता है। मिंडी उसे ये कहकर वार्न करती है कि क्या पता लिव मर चुकी हो, लेकिन चैड कहता है उसे लिव की परवाह है। चैड पार्टी से बाहर आ जाता है जब उसे लिव का एक मैसेज आता है। लिव ने उसे अपनी लाइव लोकेशन सेंड की होती है। चैड उस लोकेशन को ट्रैक करने लगता है। वो झाड़ियों के पास आ जाता है। वो लिव को आवाज देता है, लेकिन लिव का कोई जवाब नहीं आता। वो ठीक लिव की लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां लिव नहीं होती। तभी चैड के पीछे कातिल आ जाता है। वो चैड के पैर पर चाकू मार देता है। चैड उसे धक्का देकर भागता है और अपना जीपीएस बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ में खून लगे होने की वजह से जीपीएस बंद नहीं होता। कातिल उसे ट्रैक करके उसके पास आ रहा होता है। चैड अपने सेल फोन को दूर फेंक देता है और घर की तरफ भागता है, लेकिन कातिल वहीं खड़ा था। वो चैड को गिराकर उसे कई बार चाकू से स्टैब करता है, लेकिन तभी वहाँ सैम की कार आ जाती है, जिसे देखकर कातिल भाग जाता है। वो चैड को नहीं देख पाते हैं। सैम और टेरा इनहेलर लेने के लिए घर के अंदर जाने लगते हैं। रिची कहता है कि वो यहाँ अकेले बैठकर अपना मर्डर नहीं करवाएगा और वो भी उनके साथ आ जाता है। वो तीनों ही घर के अंदर जाते हैं, जहाँ अभी भी पार्टी चल रही होती है। एम्बर टेरा से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर टेरा उससे उसका इनहेलर मांगती है। एम्बर पार्टी में आए लोगों को घर से निकलने को कहती है। रिची घर की लाइट ऑन कर देता है और सभी को घर से भगा देता है। रिची मिंडी से पूछता है कि क्या घर में बियर है, जिस पर मिंडी कहती है कि बियर नीचे बेसमेंट में है। रिची मिंडी से कहता है कि क्या वो उसके साथ बेसमेंट तक चल सकती है। मिंडी उसे मना कर देती है और वो अकेले ही बेसमेंट में चला जाता है। तभी अचानक मिंडी के बगल लिव आ जाती है। वो कहती है कि उबर ने उसकी राइड कैंसिल कर दी और अब वो घर नहीं जा सकती है। मिंडी उससे पूछती है कि उसका भाई कहाँ है, जिस पर लिव कहती है कि उसे नहीं पता। मिंडी को लिव पर शक होने लगता है, जिससे लिव को गुस्सा आ जाता है। वो मिंडी से कहती है कि क्या उसे लगता है कि उसने उसके भाई को मार डाला। लिव मिंडी को डराकर वहाँ से चली जाती है। इधर सिडनी गेल से बताती है कि सैम की कार रुक चुकी है। गेल उससे पूछती है कि वो कहाँ रुके हैं, जिस पर सिडनी डरकर उसे उनकी लोकेशन दिखाती है। सिडनी तुरंत सैम को कॉल करती है। इधर सैम टेरा को ढूंढते हुए कहती है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। वो सिडनी की कॉल उठा लेती है। सिडनी कहती है कि वो तुरंत उस घर से बाहर निकल जाए। सैम उससे पूछती है कि क्यों, जिस पर सिडनी उसे बताती है कि वो स्टू माकर के घर पर है, जहाँ उसके डैड और स्टू ने मिलकर सभी की जान ली थी। वो उसे बताती है कि ये एक ट्रैप है उसे उस घर में लाने के लिए। अब सैम को डर लगने लगता है। उधर मिंडी टीवी पर स्टैब का वो पार्ट देख रही होती है जब रैंडी के ठीक पीछे कातिल था और उसे ये पता नहीं होता है। मिंडी चीख कर कहती है पीछे मुड़ो और वो हंसने लगती है। अब हम देखते हैं कि कातिल ठीक मिंडी के पीछे खड़ा होता है और मिंडी को भी ये बात पता नहीं होती। कातिल मिंडी की तरफ अपनी चाकू बढ़ाता है और अभी भी मिंडी को कुछ खबर नहीं होती। अब मिंडी पीछे मुड़ती है, लेकिन कातिल उसे स्टैब कर चुका था। चीखने की आवाज सुनकर सैम भागकर मिंडी के पास आती है, जहां वो देखती है कि कातिल मिंडी को मार रहा है। सैम एक लैंप उठाकर कातिल के सर पर मारती है, जिससे कातिल वहां से भाग जाता है। मिंडी के हाथ से बहुत खून बह रहा होता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब एम्बर और टेरा भी वहां आ जाते हैं। रिची भी बेसमेंट से बाहर आ जाता है। अब लिव भी वहां आ जाती है और सभी को बताती है कि उसने चैड को देखा है यार्ड में, जो बहुत बुरी हालत में था। सभी लिव पर शक करने लगते हैं क्योंकि लिव के हाथ में खून लगा था। तभी एम्बर उन्हें शांत कराती है और कहती है कि वो जानती है कि लिव कातिल नहीं है, क्योंकि एम्बर खुद कातिल है। अब वो एक गन निकालकर लिव को शूट कर देती है और गन को सैम की तरफ कर देती है और उसे शूट करने चलती है। तभी टेरा उसके हाथ से गन छीनने लगती है और गोली सैम को नहीं लगती। सैम अपने साथ एक चाकू उठा लेती है
और रिची के साथ बेसमेंट में चली जाती है। अब सैम टेरा को बचाने वापस ऊपर जाने लगती है तो रिची सैम से कहता है कि हमेशा 2 कातिल होते हैं। ये सुनकर सैम चाकू रिची के आगे कर देती है। रिची कहता है कि उसके हिसाब से दूसरी कातिल टेरा ही है। वो कहता है कि टेरा की ही वजह से हम इस घर में आए। सैम रिची को बेसमेंट में छोड़कर बाहर आ जाती है। अब सिडनी और गेल भी वहां पहुंच जाते हैं। सिडनी ने अपने साथ गन्स लाई होती है जिनमें से वो एक गेल को दे देती है। अब वो दोनों घर की तरफ बढ़ते हैं। तभी एम्बर जो कातिल थी वो जख्मी होने का नाटक करती है और उनसे मदद मांगती है, जिस पर सिडनी गेल से पूछती है कि उसे क्या लगता है। गेल कहती है नाटक है। तभी एम्बर गेल को शूट कर देती है। गेल सिडनी से कहती है हमें इसे खत्म करना है और वो सिडनी से आगे बढ़ने को कहती है डी के लिए। सिडनी घर के अंदर चली जाती है। आज से 25 साल पहले इसी घर में सिडनी के सभी दोस्तों को मारा गया था। उधर सैम देखती है कि टेरा के हाथों पर टेप लगी थी। सैम टेरा के हाथ खोल रही होती है। तभी उसे रिची की कही बात याद आ जाती है कि टेरा भी कातिल हो सकती है और सैम रुक जाती है। अब सिडनी को कातिल की कॉल आती है जो कहता है कि वो एम्बर नहीं है, वो दूसरा कातिल है। सिडनी सभी दरवाजों पर गोली चला रही होती है। तभी गोली रिची को लग जाती है और तभी कातिल सिडनी पर हमला कर देता है। सिडनी और कातिल लड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं। सिडनी रिची से उसकी गन उठाने को कहती है। कातिल गन की तरफ बढ़ता है। तभी सैम आकर गन ले लेती है। रिची सैम से कातिल को शूट करने को कहता है और उसके पीछे आ जाता है। तभी अचानक रिची चाकू से सैम को स्टैब कर देता है और कहता है कि वो खुद सैम को मारना चाहता है। सैम ये सुनकर शॉक हो जाती है। रिची सैम के हाथ से गन ले लेता है। अब एम्बर भी अपना मास्क उतार देती है और सिडनी को गन पॉइंट पर ले लेती है। रिची ने वो इनहेलर छिपाया था ताकि वो सभी स्टू माकर के घर पर आ जाएं। अब रिची उसे अपना वॉइस चेंजर दिखाता है और बताता है कि वही दूसरा कातिल है। अब वो दोनों सैम और सिडनी को किचन में ले आते हैं। रिची सिडनी को बताता है कि वो सिडनी का फैन है। वो कहता है कि वो ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि फिल्म मेकर्स को एक अच्छी स्टैब मूवी बनाने का आइडिया मिल सके जो सच्ची घटना पर आधारित होगी। एम्बर गेल को भी वहाँ ले आती है। रिची कहता है कि इन सब का इल्जाम वो सैम पर डालेगा ताकि वो इस मूवी की विलेन बन जाए क्योंकि वो बिली की बेटी। एम्बर उन्हें बताती है कि वो रिची से ऑनलाइन साइट पर मिली थी जहां उन्हें पता चला कि उनके आइडियाज कितने मिलते हैं। एम्बर कहती है कि वो तब से स्टैब मूवी की फैन है जब से उसके पेरेंट्स ने ये घर खरीदा था जो कि स्टू माकर का था। अब एम्बर सिडनी को चाकू मार देती है। अब एम्बर टेरा को लाने जाती है। रिची सैम से कहता है कि उसने तो अपनी बहन पर भी यकीन नहीं किया और रिची के कहने पर टेरा को ही कातिल मान लिया। तभी रिची का फोन बजने लगता है। सैम कहती है उसने टेरा को खोल दिया था। टेरा एम्बर को मारने लगती है। सैम वहाँ से भाग जाती है। अब एम्बर गेल पर अटैक कर देती है। तभी गेल एम्बर के सर पर मारकर उसे धक्का दे देती है और एम्बर के हाथ से गैस स्टोव ऑन हो जाता है। सिडनी गेल को गन दे देती है और वो उसे शूट कर देती है। एम्बर गैस स्टोव पर गिर जाती है जिससे वो जल जाती है। उधर रिची सैम को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और उसे गन से शूट करने चलता है। तभी सैम को अपने डैड दिखते हैं जो एक चाकू की तरफ इशारा करते हैं। सैम उस चाकू को देख लेती है और कहती है कि वो एक नया रूल बना रही है कि सीरियल किलर की बेटी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। वो उस चाकू से रिची को कई बार स्टैब करती है और उसे मार डालती है। गेल और सिडनी भी वहाँ आ जाते हैं। सिडनी कहती है कि ये कातिल लौट आते हैं तो सैम रिची के सर पर शूट कर देती है। तभी अचानक उनके पीछे एम्बर आ जाती है जो भी जिंदा थी तो उसके सिर पर टेरा शूट कर देती है। सैम और टेरा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब घर के बाहर पुलिस आ जाती है और मिंडी को एम्बुलेंस में बिठा दिया जाता है। वहीं जेड का भी एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट हो रहा होता है क्योंकि उसकी भी जान बच गई थी। वहीं टेरा मेडिकल स्टाफ से उसे इस बार किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने को कहती है। सैम सिडनी और गेल को शुक्रिया कहती है उसकी मदद करने के लिए। गेल कहती है कि इस बार वो एक अच्छे इंसान के बारे में लिखेगी जो कि शेरिफ डी थे। सिडनी कहती है कि वो इस बुक को जरूर पढ़ेगी। अब सैम और टेरा साथ एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं और एक न्यूज रिपोर्टर इस न्यूज को कवर करती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।